अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो एक वॉफलिंग, इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, जहाँ पे आप डिली डैली करते हुए दोनों एतराफ़ के मौक़िफ़ात को हामी दे देते हैं, कभी आवाज़ भर देते हैं कि ऐसे भी हो गया, ऐसे भी कर लेते हैं। यानी एक ही सांस में डोनाल्ड ट्रंप कभी ये बयान करते हैं कि मैंने कुल्ली तौर पे ईरान का ना सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम बल्कि उसका कुल्ली तौर पे मैंने बैलिस्टिक डिफेंस और अग्रेशन की कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी है। और उसी लम्हे में फिर वो कहेंगे कि मेरा तरला भी कर रहे हैं कि नेगोशिएट करूं, लेकिन डील नहीं हो रही और हमने अभी 2-3 हफ्ते और उनकी बमबारी करनी है। कल रात हम सब को, बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट्स को और अफराद को उन्होंने यरगमाली बनाया हुआ था कि ऐलान करके कि मैं अनकरीब आके बहुत बड़े इंकशाफात करूँगा, मैं बयान दूंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि बात होगी, जॉब वेल डन, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, हम जीत गए। इस तरह के बुश ने जाके वो अपने डिस्ट्रॉयर पे जाके, नेवल डिस्ट्रॉयर पे जाके समंदर में खड़े होकर तकरीर की थी इराक वॉर के स्टार्ट के अंदर। एक तरफ हमें लगा था कि ये बात होगी कि अब हम बहुत बड़ा स्टेप लेने लगे ग्राउंड इन्वेजन का, बट अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने वेगरीज में बात की। अलबत्ता उसने एक लैंग्वेज बुश वाली इस्तेमाल की कि हम इनको स्टोन एज में बम मार मार के भेज देंगे। चले, अब हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं तारीख के लिए कि पाकिस्तान के बारे में कहा था कि नहीं कहा था अमेरिकनों ने, ये आज तक डोनाल्ड ये अमेरिकन हुकाम परवेज़ मुशर्रफ और अल्लाह के दरमियान बात रह जाएगी। लेकिन ईरान के मामले में कम से कम अमेरिका ने कह दिया कि वी विल बॉम्ब इट बैक टू द स्टोन एजेस जहाँ वो बिलोंग करता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है। ये बात जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिसको वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहते हैं, सलीबी जंगों के कॉस प्लेयर, अर्थरुल ड्रामे के बी विलन, जो बी लाइनें स्टोरियाँ नहीं होती उसके अंदर, वो सलीबी गिरगिट पीट हेग्जेथ, उन्होंने भी कह दिया है कि हम इनको स्टोन एज तक बम मार मार के भेज देंगे जहाँ ये बिलोंग करते हैं। अब ये बात वाज़ेह तौर पर एक मुस्लिम मुल्क के बारे में कह दी गई भी है, ऑन रिकॉर्ड है। अब ये बात की अब दब नहीं सकती, छुप नहीं सकती। हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं, देखते हैं कि वेदर नॉट ईरान को वो स्टोन एज में बॉम्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जबकि उनके अपने काउंटर पार्ट्स, जैसे कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि किसी इलोंगेटेड एरियल कैंपेन जो 6 से 8 हफ्ते भी लास्ट करे, उसके ज़रिए ना बैलिस्टिक प्रोग्राम और ना ही जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। हकीकत यह है कि टेक्निकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे एग्रीमेंट्स और इंस्पेक्शंस के ज़रिए ही इन मामलात को कर्ब किया जा सकता है, वेदर नॉट। और ये बात भी सारी इस पर मबनी है कि ईरान इसकी गुंजाइश देता है, क्योंकि हकीकत ये है कि ये जंग इनिशिएट करके ईरान को 20 से 25% तेल के दुनिया का कंट्रोल उसकी मुट्ठी में डाल दिया अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि उसका एक मकसद सिर्फ ईरान को कमज़ोर करना है, तबाह करना नहीं। उसका मकसद ये भी है कि वो गल्फ़ अरब नेशंस को इतना स्क्वीज़ करे, इतना स्क्वीज़ करे कि इसराइल के पड़ोस में एक भी मुल्क ना रहे कि जिसको इसराइल अपने आप डील ना कर सके, ताकि अमेरिका को यहाँ पे ख़त्े में डायरेक्टली फिजिकली इन्वॉल्व ना होना पड़े। और ये ऑब्वियसली एक क्वार्टर टू हाफ सेंचुरी का प्रोसेस है, ये अनवाइंडिंग जो करेगा अमेरिका यहाँ से। ऐसे तो नहीं कल आज ये लड़ाई हुई तो कल अमेरिका उठ के बेसे बंद कर देगा सारी, बट क्लियरली वो वाइंड डाउन के ऑपरेशन के अंदर है। जिस तरह ये एक क्वार्टर टू निस्फ सदी का ऑपरेशन है कि वो आइसलैंड को फतह करेगा, या और वो सिल्मी तरीके से होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से होगा, अमन से ही होगा, और वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रजीम चेंजेस के ज़रिए, कूज के ज़रिए, इकोनॉमिक प्रेशर्स के ज़रिए पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर और कनाडा के ऊपर भी बड़ा तसल्लुत जमा लेगा अन करीब। बट ये क्वार्टर टू हाफ सेंचुरी का पूरा प्रोसेस है। उसके अंदर से मिडल ईस्ट से विड्रॉ करना भी उसका एक हिस्सा है, और इसराइल को यहाँ पे और साउथ एशिया के अंदर इंडिया को हेजिमोन बना के, बड़ा बदमाश बना के, अपना अपना पुलिस मैन बना के वो यहाँ से खैर बात कहेगा और दुनिया में एक किस्म की आग लगा देगा छोटी छोटी हर जगह वहाँ पे झड़पें मेन ट्रेड रूट्स के ऊपर, ताकि अमेरिका एक सेल्फ सफिशेंट एम्पायर बना रहे और बाकी दुनिया जो है वो अपने वो खसमान उगाए। इस ज़िमन में डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ी हैरत की बात है, फ्रांस को बार बार अमेरिका जो है वो अंडरकट कर रहा है। पहले क्वाड अलायंस के अंदर अमेरिका ने अंडरकट किया, उसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ इलीगल बाय द वे न्यूक्लियर सबमरीन डील्स को अंडरकट करके इन्फीरियर क्वालिटी यूके की सबमरीन्स, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनकी डील करवाई, अगेन ऑल्सो इलीगल। एनपीटीपी के तहत आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी भी शक्ल में प्रोलिफरेट नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका है, मौजूद फाते है, जो मर्जी करता फिरे। तो फ्रांस को अंडरकट करने में आपको एक और सिलसिला भी नज़र आया कि अमेरिका के माउथ पीस सहाफ़ी जो हैं, बड़े बड़े जो सीआईए और इस तरह के महकमों के कटआउट्स हैं, जिस तरह के कैंडिस ओवन, टकर कार्लसन वगैरह वगैरह, एक कैंप के हैं। उन्होंने एक बड़ी लंबी कैंपेन चलाई हुई है कि इमैनुअल मैक्रोन जो है, उसकी बीवी जो है वो मर्द है। अब वल्लाही बिल्लाही मुझे नहीं पता कि वो मर्द है कि नहीं है, और वो वेदर नॉट वो किसी गे
डिमोनिक सेक्स कल्ट का हिस्सा है और उसको ग्रूम किया गया है एज दी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। बट मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि वो एक काबिल सदर नहीं है फ्रांस का, और एक वो लॉबी के तहत ही चलाया जा रहा है। बट अगेन वो यूरोप लॉबी जो है वो यूरोपियन इंटरेस्ट को सिक्योर करती है, और बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन बनस्बत अमेरिकन इंटरेस्ट के यूरोपियन इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म मुसलमानों के हक़ में बेहतर रहेंगे। वो हमारे लिटरल फिजिकल पड़ोसी हैं, और आने वाले दिनों में मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको रोज़ प्रोग्रामों में कि उनके साथ ही हमारे सफारती, तिजारती और अस्करी ताल्लुकात भी बहुत गहरे होते जाएंगे। आप देखिएगा ख़ासतौर पे अरब मुसलमानों के, जो ये लिवांट के अंदर और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो एक्सटेंडेड आप MENA रीजन जो है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन जो है ख़ास तौर पे। इस जीवन में डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक भी उड़ाया, कहा कि मैक्रोन जो है उसकी बीवी बड़ी सख्ती करती है, उसने उसको अभी वो मारती धाड़ती है और अभी तक उसका जबड़ा ठीक नहीं हुआ। वो इशारा करते हुए कि लास्ट टाइम जो वो कैमरे पे उसके मुंह में अपने हाथ को शव कर रही थी उससे से। और उसने कहा नेटो जो है वो एक पेपर टाइगर है, यानी कि वो एक मट्टी की ढेरी को मैं भी पहाड़ कह देते हैं, राई के दाने को पहाड़ बना देते हैं हम, है वो कुछ भी नहीं। हकीकत भी यही है कि नेटो जो बेसिकली है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की लीडरशिप के अंडर यूरोपियन आप कह लें वैसलहुड है, वैसलेज है, एक मर्सनरी फोर्स है जो कि अमेरिका की पिछले 50-60 साल के वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक ताबेदार स्लेव आर्मी थी सॉर्ट ऑफ उसकी, या आप कह लें कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है उसकी, कि या मर्सनरी फोर्स है कि जिसके ज़रिए वो चलाता है। और हकीकत ये है कि रशिया और यूक्रेन की जंग ने इस ऑलरेडी बिगड़ते हुए ताल्लुक़ को, जो कि इराक़ की जंग में, अफ़गानिस्तान की जंग में बिगड़ता गया और बिगड़ते बिगड़ते उस हाल तक पहुंच गया कि अब वो उसके कुछ लेग्स नहीं बाकी रह गई थी। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर यूरोपियन जर्नैल, यूरोपियन इंटेलिजेंस की जो कम्युनिटी है, यूरोपियन डिसीजन मेकर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको कन्विंस कर दिया है कि अमेरिका हमें यहाँ पे नरम चारा बना के रूस के सामने फेंक आया। तो अब वहाँ के यूरोपीय जर्नैल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। और इसमें मैं कोई मेरी सिर्फ आजिज़ राय नहीं है ये, मैं 2 माहिरीन को यहाँ कोट करना कहूँगा। जनरल डगलस मैकग्रेगर जो कि ख़ुद इराक़ वॉर को प्रोसिक्यूट करने वाले से कमांडिंग अफसरों में से हैं, जो ये सदाम के ख़िलाफ़ थी। और दूसरे नंबर पे प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर जो ख़ुद वेस्ट पॉइंट अकेडमी में अमेरिकन फ़ौज के थिंकर्स को तैयार करते रहे सारी उम्र। तो उन दोनों की भी राय ये है कि अब यूरोपीय हुक्काम जो हैं, ख़ासतौर पर जर्नैल, अमेरिकन कमांडर इन चीफ़ का हुक्म नहीं मानेंगे, और ये नेटो की डिसोल्यूशन हो चुकी हुई है, फॉर्मलाइज़ होने की ज़रूरत है इसकी। अब इसके अंदर एक आधी कुछ स्पार्क अगर बाकी है छोटी मोटी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आपको मैंने कल बताया कि पोलैंड की हुकूमत ने मना कर दिया कि हम अपनी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं मूव करेंगे इसराइल के और अमेरिका के दिफा के लिए। ये पोलैंड और नेटो के लिए हैं। इसी तरह स्पेन और दीगर वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक ने आपके सामने कि अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी अमेरिका को। अब माशाल्लाह ऑस्ट्रिया ने भी कर दिया। मतलब ऑस्ट्रिया कौन सा मुल्क है, उसकी कौन सी फ़ौज है, उसकी क्या हैसियत है दुनिया की एक पावर के तौर पे, फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन क्वार्टर टू हाफ सेंचुरी के अंदर बिल्ड की जा सकती है। तो नीयत जो है वो यूरोपियंस की ज़ाहिर हो चुकी हुई है। देयर विल बी एन एग्जिट फ्रॉम नेटो। इस ज़मन के अंदर बड़ी एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है जो कल होनी है, जहाँ पे नेटो चीफ जो है वो अगले वीक वो डोनाल्ड ट्रंप को विज़िट करने आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थ्रेटन कर रहा है कि मैं इसको एग्ज़िट कर दूंगा इस अलायंस को। ये हकीकतन ये जो है वो ये अब इख्तिताम को अपनी चीज़, ये सिर्फ उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जो आपको फूल दिखाई देता है ना, इस तरह बोरिस जेल्सन जो है ना, वो एक पर्पसफुल आप समझे पब्लिक शेमिंग रिचुअल था सोवियत यूनियन का, कि उसके एम्पायर को ब्रेकअप करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं, और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें, बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी, एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। बड़ा ब्रेकअप का आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ये पॉलिटिकली लोडेड होता है। इसके अंदर ये सिचुएशन होती है कि एम्पायर जो है वो उसे शिकस्त दी जा रही है। कुछ केसेस में ये बात दुरुस्त होती है, एम्पायर को शिकस्त दी जा रही होती है। अमेरिका के केस में अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि अमेरिका को शिकस्त तो नहीं, बल्कि अमेरिका अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। अमेरिका अपनी हेजेमनी का स्टाइल तब्दील कर रहा है। अमेरिका के 200-250 साल जो है ना दुनिया के, वो आप कह लें बदमाशी के अंदर, वो भी मुकम्मल नहीं हुए। हमारे यहाँ मजहबी रहनुमा और कुछ वाइजीन और कुछ ऐसे जैसे दानिश्वर वगैरह कह देते हैं कि अब ये पैक्स जुडेका का राइज होगा। मगरबी दुनिया में भी कहते हैं इसराइल बहुत ताकतवर हो जाएगा। हकीकत ये है कि नहीं, इसराइल ख़ित्ते में बहुत ताकतवर हो सकता है इस जंग के बाद, डिपेंडिंग ऑन आउटकम क्या होता है। लेकिन
हकीकत यह है कि अमेरिका अभी भी हेजेमॉन रहेगा बाकी दुनिया का। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अपनी इंगेजमेंट का मैकेनिज़्म जो है उसमें जो वो लेपा पोची थी डिप्लोमेसी की, लिबरल रूल्स की, कुछ उसके अंदर जो मार्केटिंग थी, वो सब पहलू ख़त्म कर रहा है। वो प्योरली कोट एंड कोट मफाद की बुनियाद पे, हालांकि इससे पहले भी वो प्योरली मफाद की बुनियाद पे ऑपरेट करता था, बट आप समझें कि वो अमेरिका हार्ड स्टेट बनने लगे ठीक है, अमेरिका वैसे भी बहुत हार्ड स्टेट हमेशा ही रहा है, लेकिन अब वो सुपर हार्ड स्टेट बनने लगा है। अब मैंने यहाँ आउटकम का जिक्र किया, इस जंग के 2 आउटकम्स हैं। टू बी फ्रैंक विद यू, पहले मुझे पता था कि 3 है, मुझे अब लग रहा है कि सिर्फ 2 ही हैं। एक, रीजनल हेजेमॉन ईरान 20% दुनिया का तेल कंट्रोल करने वाला, गल्फ़ ममालिक को मजबूर करने वाला कि तुम मगरबी छावनियाँ मत बनो, बल्कि तुम मेरी छत्र छाया के तहत, यानी मेरे और तुर्की के दरमियान तुम, और बीच में पाकिस्तान को भी उसका आप शू हॉर्न कर लें, हमारे बैन तुम कुछ जैसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस है। लेकिन सबसे बड़ी जो आप कर लें, जो शारक पकड़ी होगी वो ईरान नहीं पकड़ी होगी, क्योंकि तेल उसका वो कंट्रोल कर रहा होगा बाबल मंदब और हॉर्मुज़ के ज़रिए, और तुम मेरे यरगमाली हो। अब एक ये है आउटकम। और जो पहले मेरे जहन में एक आउटकम था कि डिटांट हो जाएगा, थोड़ी देर, 6 महीने, साल, 2 साल टाइम बाय हो जाएगा, बट वो मेरे ख्याल में मुमकिनात में से नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। और बट मैं तीसरा आउटकम बता दूं जो कि मुझे लगता है कि इज़ द ओनली अदर आउटकम नाउ, जो मिडल ऑप्शन है वो ख़त्म हो गई है। वो ये है कि अमेरिका फुली वेल अंडरस्टैंडिंग कि ना वो ईरान को रीजनल हेजेमोन के तौर पे देखना चाहता है, और ना ही वो गल्फ़ ममालिक को ऐसे, मतलब इतने आराम से छोड़ देगा, आड़े हाथों ले के ही वो एक दफ़ा उनको ग़ुलाम बना के ही छोड़ के जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगला हदफ तुर्की है और तुर्की से लड़ाई इतनी आसान नहीं है। प्रोफेसर जॉन मीरशेवर ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ में कहा है कि सबसे बड़ा थ्रेट जो इसराइल को है वो असल में अब खित्ते में तुर्की है, और ये बात वाज़ेह हो जाए, जो कि इजरायली हुकाम ने भी इसको मंजर आम पर इसमें गुफ्तगू किया, स्टेटमेंट्स दिए। तीसरा आउटकम यही है कि ईरान जो है उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी ग्राउंड इन्वेजन, एक कार्टूनिस्टली लार्ज एरियल कैंपेन चलाई जाए, और ईरान को तब तक इस लड़ाई में झोंका जाए जब तक कि वो रजीम और पूरे जो सिस्टम है वो कोलैप्स ना कर जाए। क्या ये मुमकिनात में से है? अनफॉर्चुनेटली यस, ये मुमकिनात में से है। बट इन द मीन वाइल ईरान एज़ पर पॉलिसी, जो कि उनकी अपनी कोई ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, इट जस्ट इज़ के हाउ इट इज़, हाउ द कार्ड्स हैव फॉलन, जिस तरह से टेबल सेट आउट है, इस ज़िमन में गल्फ़ ममालिक को भी अपने साथ, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी साथ लेकर डूबेंगे। ये वो वाला हिसाब है कि गल्फ़ ममालिक भी फिर बहुत ही बुरी खस्ता हालत के अंदर हो जाएंगे, और ये साल 2 साल का जो प्रोसेस है कलैप्स का, खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह, इसके अंदर हमारा ग्रेटर जो गल्फ़ या पर्शियन गल्फ़ या मिडल ईस्ट रीजन है, ये फिर आग रुकने नहीं वाली। इन द केस कि ईरान कामयाबी से निकल आता है इस जंग से, तो तब भी खून रेजी है, बट एक और नौयत की। अगर ईरान इससे खुदा न खास्ता बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो जाते हैं कामयाबी के साथ, और अमेरिका बड़े पैमाने पे हमला भी कर देता है, तो तब भी एक और नौयत की खून रेजी होगी। बड़े माहिरीन कह रहे हैं कि 70 से 80% चांस है कि अमेरिका यकीनन बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो प्रेस्टीज लॉस है, जो परसीव डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लॉस है, जो जियो स्ट्रेटिजिक लॉस है, जो इकोनॉमिक इंसल्ट है अमेरिका की, एम्पायर्स इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिडिल पावर्स और स्मॉल पावर्स का फ़र्क ये है कि बिग पावर्स के बनस्बत के दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ बड़ी भंडे मार के वो निकल सकते हैं। अमेरिका भंड मार के निकल नहीं सकता इस चीज़ से, तो वो डबल डाउन करेंगे। जब मुझे भी लगता है ये होगा, अगर डबल डाउन करेंगे आने वाले दिनों में, और ये जो डिप्लोमेटिक लेफ्ट की दिखा के राइट मार रहे हैं ना कि ग्राउंड इन्वेजन कोई नहीं, हम तो बस बमबारी शमबारी करेंगे, ये डिप्लोमेटिक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है या फॉरेन डिप्लोमेटिक कंजम्पशन के लिए बातें होती हैं, ये रेटरिक है सिर्फ। हकीकत ये है कि मुझे लगता है कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा, 70-80% चांस है। और वो ग्राउंड ट्रूप्स उतारने के अंदर, इसमें मैं आपको प्रोफेसर रॉबर्ट पेप का हवाला देना चाहता हूँ, जो इन्होंने एस्केलेशन ट्रैप का पूरा एक वो तरतीब बनाई है। इंशाल्लाह संडे को इस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे कि अमेरिका किस तरह से एस्केलेशन के ट्रैप में बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइली लॉबी की साजिश के ज़रिए फंस गया, और कुछ अपनी बदमाशी और कुछ अपनी ह्यूब्रस और कुछ अपनी ईगो और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में, कि अब अमेरिका के जब जो 30 से 40%, आप 36% के करीब बताया जाता है कि अमेरिकन जो है वो पक्के सपोर्टर हैं इस जंग के, वो 36% लोग जब देखेंगे कि पहले 72 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर 150-200 जवान हमारा जो है वो कत्ल हो गया उतरते वक्त ईरान के अंदर, अमेरिकन फौजी,
तो वो 36% हार्डन हो जाता है, उन्होंने वर्ड डिस्क्राइब किया है, वो पक्का हो जाता है अपने सियासी अज़म में। ये बात हो सकती है कि 6 महीने साल बाद वो बिल्कुल बकरी हो जाए, मुकर जाए इस मौक़िफ़ से और कहे गलत मौक़िफ़ था, लेकिन उस लम्हे के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है कि देखो हमारे लिए ये जवान मरे हैं, फ़लाने का बेटा, फ़लाने का बेटा, फ़लाने का बेटा, अब जम के लड़ो। उस जम के लड़ने के अंदर ये है मामला ना हो जाए खुदा न खास्ता कि पूरे ख़ित्ते को ही आग लगा दी जाए। जो स्ट्रेटजी होती है किसी भी मुल्क की, जब वो बर्बादी की तरफ जा रहा होता है, तबाही की तरफ जा रहा होता है, कि वो फिर अपने पड़ोस के अंदर किसी को नहीं छोड़ता। और ईरान ये सलाहियत रखता है, लगता यही है, माहिरीन की राय ये है कि वो अभी भी उसके अंदर 60-70% दम बाकी है। और अब जिस लेवल पे आप देख रहे हैं कि अमेरिकन्स अब ईरानियन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, लगता ये है कि जो उन्होंने रिज़ल्ट निकालना था गल्फ़ को डैमेज करने का, वो निकाल लिया ईरान से। टेक्निकली तो ये हमले वो 30-40 दिन पहले भी कर सकता था उन फैसिलिटीज़ के ऊपर, बट एक सर्टन तरतीब के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत। आई नो ये बात सुनना मुश्किल होता है, हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई बहुत दलेरी से वो लड़ रहे हैं, लड़ाई अपनी और हिकमत से लड़ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आप मंजर आम देख रहे हैं ना कि सारे कार्ड्स ईरान के हाथ में, डिप्लोमेटिकली भी वो तगड़ा बैठा हुआ है, द बिगर द राइज द बिगर द फॉल वाला हिसाब है। अमेरिका हैज़ एन ओल्ड हैबिट कि वो बड़े बड़े जिन बनाता है और फिर उन बड़े बड़े जिन्नों को वो वापस बोतल में बंद करके दिखाता है, माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह। तो इट्स एन अगली सिचुएशन। हमने अटैम्प्ट की चाइना के अंदर जाके अपने अफ़गानिस्तान के मामले को लेके भी और ईरान के मामले को भी लेके, लेकिन हकीकत ये है कि ऑल डिप्लोमेट्स नो दिस, प्रोफेसर्स नो दिस, पीपल ऑफ स्ट्रेटजी नो दिस, वॉरफेयर नो दिस, ये जंग नहीं रुकने वाली इन बेस्ट एस्टिमेशन, बेस्ट गैस के मुताबिक। अगर कुछ रैशनल होता है तो फिर और बात है, बाय ऑल रैशनल मेजर्स ये जंग रुकने नहीं वाली। तो प्रेशियस मेटल्स अच्छे एसेट होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करें गोल्ड सिल्वर वगैरह। आई एम सीरियस। रियल एसेट्स होल्ड करने की कोशिश करें, ज़री रकबा वगैरह, एंड हंकर डाउन करें, आप गल्ला करें। स्टेट ने तो नहीं करना, हमने तो गल्फ़ कंट्रीज़ में अनाज भेजना है, वो बेचारियाँ यूक्रेनी लड़कियाँ क्या खाएंगी, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है। आप अपने लिए अपने ऊँट की नकेल बांध के आप फिर अल्लाह पर तवक्कल करें इंशाल्लाह। अब इस ज़मीन में बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि जो पेट्रोल है वो 500 की तरफ जा रहा है, और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर जो है मुश्तबा शुजा रवान साहब ने कहा कि पेट्रोल की प्राइस इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, हमें ऑस्टेरिटी और एनर्जी कंजर्वेशन मेथड्स को रैपिडली अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और इसी ज़मीन में जो बिस्प है, जो हमारे जो ये पे आउट फंक्शंस होते हैं, जो गरीब हमारी आवाम को जो कैश पे आउट्स मिलते हैं, उसकी जो अमाउंट है क्वार्टरली स्टाइपेंड की, वो बढ़ा दी गई है 5,000 से अब 14,000 अप टिल 19,500 होगी। और ये 10 मिलियन रजिस्टर्ड फैमिलीज़ को जाके ये पैसे मिल जाया करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर। देखें दोस्तों, कान को इधर से पकड़ने की आदत पुरानी है हमारी हुकूमत की। पूरी दुनिया में जब इन्फ्लेशन का माहौल होता है, कोई क्राइसिस होता है, तो आप कंजम्पशन को ड्राइव डाउन नहीं करते, आप कंजम्पशन को ड्राइव अप करते हैं। हमारे यहाँ एक स्टैग्नेशन का माहौल हमेशा क्रिएट कर दी जाता है। वर्ल्ड बैंक भी ऑब्ज़र्व करती है ये कि पाकिस्तान की एलीट और मैनेजमेंट जो है ख़ास तौर पे, वो कंजम्पशन को बढ़ने नहीं देती, जिसकी बुनियाद पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की डिमांड बढ़े और सप्लाई बढ़े, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि उन्होंने एक सर्टन टाइट डॉलर रिजीम अपनी मेंटेन करनी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। और अगेन लाइक एनीथिंग, जब एनर्जी क्राइसिस आया है, एक रियल क्राइसिस आया है, फोर्स मजोर वाला हिसाब है, अल्लाह वालों आ गया है, पनिशमेंट मुझे और आपको मिलेगी। इन रियल टर्म्स ये जो पैसे नॉमिनली बढ़ाए गए हैं इन फैमिलीज़ के, तो इन्फ्लेशन के ज़रिए जो हुकूमत हमारी मैन्युफैक्चर करने जा रही है, उसके ज़रिए वो इवन आउट कर जाएगा। शायद ये लोग उस ओरिजिनल 5,000 से भी कम रकम मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ, बट उसके लगभग ही उनकी इन्फ्लेशन का हिसाब होगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बढ़ नहीं रहे किसी के पैसे। और नंबर 2, ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो कभी वर्क नहीं करते, माजरत के साथ। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। जो पेट्रोल प्राइस, जो पेट्रोल यूसेज और कंजम्पशन पे आप माइन्यूट टू माइन्यूट वो कट डाउन कर पाएंगे, वो एक समुंदर में कतरे के बराबर है ये। लेकिन मेजर्स इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ी की कहावत है कि नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। हमारे यहाँ ग्लोबल इदारे जैसे WEF जो एक ज़माने में कह रहे थे कि हम
टोटल एक रेंट इकोनॉमी क्रिएट करना चाहते हैं। दुनिया में कोई ओनरशिप नहीं होनी चाहिए गाड़ियों की, घरों की, वगैरह वगैरह। लोगों के पास तो इनकम्स भी नहीं होनी चाहिए, ई वॉलेट्स होने चाहिए जहाँ पे डायरेक्टली हुकूमत उनको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे आउट कर दे। या ये बिस्प्स वगैरह के जो हमने बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। हकीकत ये है कि जो कैश पे आउट्स हैं जो हुकूमत देती है, चाहे ऑस्टेरिटी मेजर्स हों जबरी के आपकी कमर्शियल एक्टिविटी को वो कंट्रोल करती है, चाहे वन डिश पॉलिसी हो शादी के ऊपर जो सिर्फ पंजाब में अप्लाई करती है, बाकी पूरी दुनिया और बल्कि इवन पंजाब के अंदर पिंडी की तरह नहीं अप्लाई करती सरप्राइजिंगली, और पंजाब के भी बड़े शहरों में ही करती है। चाहे वो रात को 10 बजे 12 बजे बंद करने वाली, अगेन वो पॉलिसी अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं गौरमेंट वालों ने, मतलब गौरमेंट बेकरी वालों के मैनेजमेंट बल्कि नहीं, ब्रांच के मुलाजिम ने बताना है अभी कि मैम 10 बजे बंद होनी दुकान या 12 बजे, सलूट। लेकिन ये जो 10 बजे 12 बजे जो कमर्शियल एक्टिविटी की कंट्रोल पॉलिसीज़ होती हैं, ये हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को बहुत उनके दिल लुभाती हैं। आपने नोट किया होगा कि आप पुत्र है करी जाना तो बिल्कुल निज़ाम, और वन डिश बड़ा बेहतरीन, ये कंट्रोल मैकेनिज़म्स होते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल्स जो होते हैं ये मिनिमम टू मिनिमम होने चाहिए। ये इंसानी हुर्रियत का तकाजा है। इस्लाम के तकाजे से देख लें, जदीद मईशत के तकाजे से देख लें, ये कंट्रोल्स WEF और इस तरह के ग्लोबलिस्ट लिबरल इदारों के ज़रिए हथकंडे बनाए जा रहे हैं कि आपकी प्राइवेट एग्जिस्टेंस को टोटली मैनेज किया जाए। मौलवियाँ 25,000 ते लाता है, आपको ये 18 12,000 19,000 20 पे लगा देंगे। रात को आप जा नहीं सकते बाहर क्योंकि बाज़ार बंद है, बिकॉज बिजली पे उन्होंने कंट्रोल्स डालने हैं, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस है। उसके बावजूद जो रियल एनर्जी क्राइसिस है कि आप इन उमरा को, इन वज़रा को आप कैपेसिटी चार्जेस देंगे इनकी IPP की, लेकिन जो डंडा है एनर्जी का, बिजली के मसाइल का, ट्रांसपोर्ट के मसाइल का, वो आपको जाएगा। ये उस रेंटियर स्लैश माजरत के साथ एस्कॉर्ट या प्रोस्टिट्यूट स्टेट जो पाकिस्तान बन चुकी हुई है कि जिस्म फरोशी वो आपके मेरे जिस्म की फरोशी की जाती है। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हमारे लिए नहीं वर्क करते, इसका नुकसान हमें ही होता है। अगर ये ऑस्टेरिटी मेजर्स रियल अर्नेस्टली की जाते होते या इनके पीछे कोई अच्छी नहीं है तो होती ना स्टूपिड पॉलिसी, इट इज़ स्टूपिड पॉलिसी, तो मैं फिर भी बर्दाश्त करता। इनकी बदनीति से ज़ाहिर होती है कि अनाज वनाज कोई नहीं गल्ला किया इन्होंने, उसकी कीमत ऊपर ही जाएगी, और फिर आप ही के पैसे लेके वो सब्सिडी देंगे और आप ही के पैसे लेके वो बिस्प में बांटते हैं। यानी एक कान को इधर से पकड़ते हैं, अब बिस्प में बांटे हैं 12,000 रुपये, तो आगे जाके साबुन पे 100 रुपये टैक्स है। वो किने लाया है, वो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट कर रहा है? तो दिस इज़ बुलशिट। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज हैड बुलशिट इकोनॉमिक्स, और ये हमारी जानबूझ के मैन्युफैक्चर्ड, और हम तालियां पीटते हैं, गैस क्वीनिंग करते हैं। इस तरह की जब एनर्जी पॉलिसी के बारे में बात की जाती है, जब आ जाती हैं, बिजली नहीं आउंडी। बहरहाल हाँ, वी आर जी इस्लामिक सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट, बस सीना हमारा खुला है, लंगर खिलाते हैं हम लोगों को, लंगर खिलाने वाली स्टेट है ये। लंगर गुलामों को खिलाया जाता है। आज़ाद कौमें लंगर नहीं बांटती होती ना लंगर खाती होती हैं, ये गुलामी की निशानियाँ होती हैं। लंगर चल रहे हैं यहाँ पे। कभी रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, बहुत ही शानदार है। इस पर एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट उन्होंने हाईलाइट किया इन लंगरों का, जो सरकारी और हमारा प्राइवेट कल्चर है। बहरहाल थ्रेट पर्सपेक्टिव के अतबार से ये आखिरी ज़मन में बड़ी ज़रूरी बात है ज़मन में कि एनर्जी, फूड, ये तो है। ईरान का क्राइसिस आपके साथ है। अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं अर्ली के बलोच बॉर्डर के ऊपर, हमारे सिस्तान बॉर्डर के ऊपर ऐसी जमातें ऑपरेट कर रही हैं जो सिविलियन मैंड जमातें हैं, और वो लगता ही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ, थोड़ा सा खबरें हैं। बहरहाल वो एक हमेशा क्राइसिस की सूरत हाल तो रहती है, लेकिन इंडिया के साथ जो मामला है हमारा, वो भी होराइज़न पे है। आपको पता है हम 6 महीने से बात कर रहे हैं कि मई की जो रिस्पॉन्स है, सिंदूर का तंदूर बनना, उसका तंदूर में तब्दील होना, और बुनियानुल मरसूस की वो सीसा पलाई दीवार बनना पाकिस्तान का हिंदुस्तान की अग्रेशन के सामने, वो भी मज़ा जो है वो चकाना बाकी है। हिंदुस्तान के अभी पेट नहीं भरा, बिकॉज दे हैव एन एपेटाइट फॉर दिस। और ग्लोबली भी जो वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं, जो अग्रेसिव लैंग्वेज वो शो कर रहे हैं, इस ज़मन में जो इंटेलिजेंस लीक्स भी सामने आए थे, जो हमारी लीक्स तो नहीं बल्कि मतलब पर्पसफुली पाकिस्तान ने पब्लिश किए हैं, कि प्रीएम्प्टिवली पाकिस्तान ने ये बात करना शुरू कर दी कि फॉल्स फ्लैग का कोई मामला हिंदुस्तान की जानिब से हो सकता है। अभी BJP के हेडक्वार्टर्स पे भी जो है, कश्मीर में भी एक दो उन्होंने फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट्स को
सजेस्ट किया है। अगेन वो इस ट्रैप में पाकिस्तान को फंसाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने रेटरिक क्रिएट किया था, जो कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में, बल्कि एक डेकेड लगा के काफ़ी हद तक तोड़ दिया हुआ है ग्लोबल लेवल पे, बहुत नैरेटिव के अतबार से एज वेल एज जो सॉफ्ट पावर हमें मई की झड़प के बाद यूरोपीय अक़वाम में, दुनिया के अक़वाम में मिली हैं। उसके बावजूद जो पोस्चरिंग है वो बाकी है। और इस ज़मीन में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं डिफेंस के, मिनिस्टर साहब हैं, उनकी ये ट्वीट बड़ी ज़रूरी है, इसको आप डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे इंशाल्लाह। राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं ऐसा रेटरिक जो रिफ्लेक्ट करता है कुव्वत को नहीं, बल्कि एक विजिबल स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी। हिंदुस्तान के अब अंदर एक स्ट्रेटजी लेवल पे एंग्जाइटी पैदा हो चुकी हुई है कि इन ऑल इफेक्टिव पर्पसेस पाकिस्तान उसको ना सिर्फ विजुअली एरियली ब्लाइंड भी कर देता है, जब उसके डिफेंसेस को टेक आउट कर देता है, वो उसकी एयरफोर्स को प्रैक्टिकली ग्राउंड कर देता है, तो वो एजिटेटेड है। और इस तरह की इक्विपमेंट को परचेज़ करना और फिर एम्प्लॉय करना, फिर उसमें मास्टरी हासिल करना, उसको कोऑर्डिनेट करना अपने बाकी एयर डिफेंस और ऑफेंस मैकेनिज्म्स के साथ, ये पूरा एक शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस है सालों का। ये ऐसे नहीं कि उन्होंने ऑर्डर दिया रात को फूड पैंडा से जो है वो नए F-35 और ये सारी चीज़ें आ गई। हकीकत ये है कि इट इज़ इन अ बैड पोजीशन। तो अब वो एनिवर्सरी भी आ रही है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम का किया था पहले, जब हमारी झड़प हुई हिंदुस्तान के साथ, एक एपिसोड जो फेल कर गई, उसने इंटरनेशनल स्क्रूटनी ना फेस कर पाई, बुरी तरह एम्बेरस हुआ इंडिया पूरी दुनिया के अंदर। न्यू दिल्ली जो है वो कभी इधर टकरे मारे, कभी उधर टकरे मारे, उन्होंने वफ्त बना दी, उसमें उन्होंने अपना आज का अबुल कलाम आज़ाद हज़रतुद्दीन ओवैसी शो बॉय भी बिठा के उन्होंने पूरी दुनिया में भेज दिया। वाइफ किलर अल मशहूर शशि थरूर, लेडी किलर क्वाइट लिटरली, उसको बिठा के उन्होंने अपनी वो चिकनी चुपड़ी अंग्रेज़ी का के बोलते जाओ जाके हर जगह, लेकिन वो भी कोई ना चल पाई बात। बल्कि उसकी चिकनी चुपड़ी अंग्रेज़ी के पीछे जो एक स्लीज़ी माजरत के साथ महाराष्ट्र का एक अंकल है, गंदे पेट वाला, मोटे पेट वाला अंकल, वही भी बाहर आ गया मार्केट के अंदर। तो अब वो थ्रेट मॉन्गरिंग जो है वो नई नहीं है। अब आप दोबारा देख रहे हैं जो ये नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है उनके डिफेंस की तरफ से, उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से। आपने पिछले दिनों वो स्टेटमेंट देखी अंकल लेज़र आइज़ S.J. शंकर की, कि जब उनसे पूछा जाता है कि वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो कहते हैं कि आई मीन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उनको कोई दांत भी लगवा दे खुदा के वास्ते। तो लेज़र आइज़ वाले अंकल जो है उन्होंने हमें दलाल कह दिया, वेरी रिच, कमिंग फ्रॉम जो माँ का कारोबार करते हैं अपनी, बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर, बिगेस्ट मिल्क एंड डेयरी एक्सपोर्टर। तो माँ तो वो होती है जिसका कारोबार नहीं किया जाता। बहरहाल तो ये होराइज़न के ऊपर बिल्कुल है। एसिमेट्रिक नेचर जो है वॉरफेयर की आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि इसके बावजूद हमने उनकी एयर डिफेंसेस को बिल्कुल आपने टेक डाउन कर दिया था। ड्रोन्स आर ऑलवेज एन ऑप्शन, और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट गैप है इन द आर्मर ऑफ ऑल नेशन स्टेट्स, एटलीस्ट यूरेशिया के लैंड मैस के अंदर, कि दे कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव ऑफ 20-20, 25-25, $50,000 के ड्रोन्स, और उनको लाखों डॉलर की मिसाइलों से वो गिराएं। सो अगेन ये वॉरफेयर की जो स्पीड चेंज हो रही है, अब बड़ा शानदार आर्टिकल है डॉन का, आप उसको यहाँ लगा भी दीजिएगा, ये एक्स आर्मी मैन ने लिखा है। इसके अंदर ये उन्होंने जिक्र किया कि जिस स्पीड से हम अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं और पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और एक्नॉलेज भी किया जा रहा है ग्लोबली, क्या उस स्पीड से हम मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को भी इम्प्रूव कर पाएंगे और हम हर लेवल पे प्रिपेयर्डनेस के होंगे। क्योंकि ये बात वाज़ी हो गई है कि आप बड़ी एक शानदार किस्म की लंबी जंग लड़ सकते हो विद एसिमेट्रिकल टेक्नोलॉजी। आप ड्रोन वेव्स भेजो। लास्ट टाइम भी ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे ओपिनियन के अंदर कि जब एयर डिफेंसेस उनके डाउन थे 24-48 घंटे, तो हमने डेटरेंस नहीं कायम किया। हमने सेम मिस्टेक की जो बालाकोट वाली थी, हमने सिर्फ डिफेंसिव तदबीर की। पहले अभिनंदन हमारे हाथ चढ़ा, इस बार ही उनके 3 F-35 वो रफ़ाइल हाथ चढ़ गए, और वो सकॉय, और एक वो था ड्रोन जो इजरायली था, और मेरा ख्याल है शिवांगी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये डिफेंसिव मेजर्स हैं, दे आर नॉट अग्रेसिव मेजर्स। हमने कोई मेजर टारगेट वहाँ जाके हिट नहीं किया, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से हिट नहीं किया, अलामती स्ट्राइक्स की थी हमने। ये मिस्टेक हुई है हमारे से, हमें डेटरेंस कायम करनी चाहिए थी जब उनकी एयर डिफेंसेस डाउन थी। बट अगेन हम उस कैलकुलस में खेल रहे थे कि हम एक लंबी अग्रेशन की वॉर नहीं चाहते। ऑब्वियसली 5 गुना बड़ा मुल्क, 7 गुना बड़ा मुल्क और 7 गुना छोटा कंपैरिजन नहीं है। इन कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान ओवरवेलम हो जाएगा। तो हम ये छोटी एक्सचेंज और जो बड़ी लाइटनिंग फास्ट हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक विजुअल्स हो इंडियन मैनेजमेंट के लिए, हम ये प्रेफर करते हैं। तो हमने उस वक्त एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन सीक आउट करके, और इंडिया भी सीक आउट कर रहा था, हमने वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके ख़त्म कर दिया वो मामला। बट उसमें लास्ट लाफ इंडिया ने ली।
ये मलाल हमारे दिलों में है। उसने हमारे स्क्वाड्रन कमांडर उस्मान को शहीद किया, नूर खान को हिट किया, और अब इंडिया उस इच को स्क्रैच करना चाह रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी अपॉर्चुन मोमेंट पाकिस्तानी स्टेट के पास। मेरे ख्याल में एयरफोर्स में तो डेफिनेटली, और क्योंकि मतलब दे लॉस्ट देयर मैन, एयरमैन लूज़ करना इट्स अ बिग डील। और आर्म फोर्सेस तो हमेशा आपकी तैयार होती हैं माशाल्लाह से। इस बार शायद नेवी वाले अंकल को भी मौका मिले, बट आई सस्पेक्ट के कुछ बदले चुकाने वाले हैं इसमें। चाहे इर्तिज़ा अब्बास तूरी का बदला लेना हो, हमारा फूल जैसा बेटा कौम का, या हमारा इकबाल का शाहीन स्क्वाड्रन उस्मान उसका बदला लेना हो, एक तो ये बात वाज़ेह हो जाए। दूसरा, अवाम को भी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि लाहौर ख़ास तौर पे कश्मीर वाली साइड जो है, पिंडी वाली साइड है, वी आर ऑन द फ्रंट लाइन उस सेंस के अंदर। तो देयर विल बी कैजुअल्टीज़, दे कैन बी, अल्लाह ना करे, बट दे कैन बी। और ड्रोन्स विल कम इन आपकी सिविल साइड पे, आप विजुअल्स भी नज़र आएंगे। आपने आर्मी की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करना खुदा के वास्ते, आपने पोस्टर नहीं लगानी कि ये हो गया वो हो गया। थोड़ा सा लेडीज़ को कंट्रोल करें, थोड़ा सा जेंट्स जो हैं वो भी जेंट्स बन के दिखाएं, ये इसकी पूछल में से निकलें। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आप स्टेट के अवाम के नुमाइंदे बन के करें, रादर देन तमाशबीन बन के। आप जवाब दें कमेंट्स में, आर्टिकल्स पे शेयर करें, ये काम करें, लाइव अपडेट्स दें, ये सब तमाशे ना किया करें, तमाशबीनी ना किया करें। और जो पिछली बारी मीम और वो शुगल मेले का माहौल था, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, लाइट हार्टेड तरीके से लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बट इस बारी मैं चाहता हूँ कि कौम में संजीदगी और थोड़ा जज्बा जिहाद ज़्यादा हो। ठट्ठे और मजाक की आदत जो बन चुकी हुई है ये कम हो। हमारे जवान और बच्चे और मासूम लोग शहीद हुए थे उस लड़ाई के अंदर, और हमने उनका बदला लेना है। बहरहाल अब फॉल्स फ्लैग आने वाला है, होता है ना हो, डिटर हो जाए हिंदुस्तान तो बहुत अच्छी बात है। हो जाएगा तो पैनिक नहीं करना, छत पर नहीं चढ़ जाना किसी ने। हैशटैग प्रेयर्स फॉर पहलगाम नहीं शुरू कर देना आप लोगों ने पिछली बार की तरह के। वो पहले साफ राइटिंग ऑन दी वॉल थी, नज़र आ रहा था वो, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, पतलून उतार के दिखाओ, खतने दिखाओ अपने मुझे। मतलब ये मेरा ख्याल है वो ये उसने ही आदित्य ढार ने खुद लिखी थी स्क्रिप्ट, या वो क्या नाम है उसका, विवेक अग्निहोत्री से लिखवाई हुई उन्होंने ये स्क्रिप्ट। तो दिस काइंड ऑफ कार्टूनिश विलनाइजेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल और मुस्लिम आइडेंटिटी और पाकिस्तानियत, तो ये अब नहीं बर्दाश्त होगी। अब ज़रा गट्स और गॉल पैदा करें। प्रीएम्प्टिवली मैं बता रहा हूँ, घरों में बॉलीवुड नीड्स टू बी शट डाउन। मैं देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 फिल्में हमेशा जो होती हैं वो बेकार ये फिल्में होती हैं। और पिछले दिनों ये धुरंधर थी। शर्म आनी चाहिए नौजवानों को, लड़ाई की तैयारी करें और दुआ करें कौम के लिए। बाकी कौम साथ खड़ी हुई है, हुकूमत बेशक इलेक्ट हो के आई हो या ना आई हो, लड़ेंगे आखिरी दम तक हम। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।